नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्मिता भूषण काळे, एमडी पंचकर्मा फ्रॉम केरला। संजीवनी फर्टिलिटी सेंटर बाय संजीवनी आयुर्वेदा में आयुर्वेदिक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और गर्भ संस्कार कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रही हूँ। आज हम इस वीडियो में बांझपन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसकी व्याख्या क्या है, बांझपन किसे कहते हैं, बांझपन क्यों आता है, उसके कारण क्या है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बांझपन यानी बच्चा ना होना, ये पुरुष और महिलाओं की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या प्रजनन प्रणाली है उससे संबंधित एक बीमारी है। जो शादीशुदा कपल पिछले 1 साल से या उससे भी ज़्यादा समय से उचित अवसर जानकर असुरक्षित यौन संभोग करने के पश्चात भी गर्भावस्था प्राप्त करने में विफल हो रहे हैं, उसे हम बांझपन कहते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल कंसेप्शन यानी प्राकृतिक गर्भधारणा कैसे होती है इसके बारे में जानेंगे। जो पुरुष बीज यानी स्पर्म्स होते हैं, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, वो योनि में प्रवेश करने के बाद स्त्रियों की जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है उनमें जो उपस्थित ओवम रहता है यानी स्त्री बीज रहता है, उससे जाकर वो जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद वहाँ पे गर्भ की निर्मित होती है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, आमतौर पर 1 हफ्ते में वो जाइगोट में यानी युग्मनज में कन्वर्ट होता है। फिर वो गर्भाशय तक आने के लिए जो फैलोपियन ट्यूब्स रहती है उनमें से यात्रा करता हुआ वो गर्भाशय में पहुंच जाता है और अपने पोषण के लिए वहाँ पे जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है उसमें अपने आप को प्रत्यारोपित करता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो भ्रूण की डेवलपमेंट होती है वो महीने दर महीने बढ़ता जाता है। इसके बाद गर्भावस्था की अवधि पूरी होने के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। तो ये हो गया नेचुरल कंसेप्शन। आयुर्वेद में इसी प्रक्रिया को एक बहुत ही सिंपल और व्यावहारिक उदाहरण से समझाया गया है। आपने जरूर देखा होगा, जब कोई किसान अपनी खेती में फसल उगाना चाहता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो एक प्लानिंग करता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो सोचता है। इन सारी चीज़ों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, वो क्या होती है, जी हाँ, बीज। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का अगर वो बोएगा तो ही उसे जो फसल मिलेगी वो उसको बहुत फ़ायदा देगी, उसको बहुत पैसा आएगा। जो खेती से जो अनाज उगेगा उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो इसीलिए कोई किसान सोचता है तो सबसे पहले वो बीज के बारे में सोचता है, क्योंकि स्वस्थ अंकुरण के लिए स्वस्थ बीज की आवश्यकता होती है। अगर ये बीज खराब गुणवत्ता के हो, अच्छी क्वालिटी के ना हो, तो उसे जो फसल मिलेगी वो भी बहुत ही खराब क्वालिटी की मिलेगी, उससे उसको कुछ आमदनी नहीं होगी। तो इसीलिए बीज का सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। फिर भी अगर उसने जो बीज है उसका सिलेक्शन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का किया है, लेकिन जिस खेती में, जिस मिट्टी में, जिस भूमि में उसको फसल लेनी है, अगर वो मिट्टी ही खराब गुणवत्ता की हो, वो ज़मीन ही खराब क्वालिटी की हो, तो क्या उससे उसको फ़ायदा होगा? नहीं। तो इसके लिए बीजों के साथ साथ सही भूमि की आवश्यकता भी होती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको बीज बोने से पहले उस ज़मीन को कसना बहुत ही ज़रूरी है। मानो ये दोनों भी चीज़ें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, बीजों की क्वालिटी भी अच्छी है, ज़मीन भी अच्छा तरह से कस लिया है, लेकिन बीज बोने के बाद उस बीज को पोषण देने के लिए, उसको अंकुरित करने के लिए जो हम उसको पानी पहुंचाते हैं, पोषण पहुंचाते हैं, अगर वो ही अच्छी तरह से ना हो, उसको जो पानी टाइम टू टाइम मिलना चाहिए वो अगर उसको ना मिले, तो क्या उससे वो बीज का अंकुरण हो पाएगा? तो अच्छी फसल के लिए पानी की मात्रा भी अच्छी क्वांटिटी में होना, अच्छी क्वालिटी का होना, वो भी बहुत ज़रूरी है। मानो बीजों की क्वालिटी अच्छी है, ज़मीन अच्छे से कस ली है, पानी भी आप टाइम टू टाइम उसको पहुंचा रहे हो, उसको न्यूट्रिशन भी दे रहे हो, पोषण भी दे रहे हो, लेकिन अगर जो काल होता है, ऋतु होती है, वो ही अच्छा ना हो, तो मतलब कभी कभार क्या होता है, ये सारी चीज़ों के प्लानिंग करने के बाद किसान ज़मीन में बीज बो देता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, बारिश ही नहीं होती है या अति मात्रा में बाढ़ आ जाती है,
तो उससे क्या होता है, वो जो फसल होती है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसीलिए जो बीज बोने का समय होता है वो भी योग्य होना चाहिए, तो ही फसल अच्छी आएगी। मतलब बीजों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ज़मीन अच्छे से कसनी चाहिए, बीज बोने के बाद उसको टाइम टू टाइम पानी पहुंचाना चाहिए, और चौथा है बीज बोने का समय बहुत ही योग्य होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद आपके मन में एक सवाल आया होगा कि बीज बोने का और गर्भ निर्मिति का लेना देना क्या है। आयुर्वेदा में जब गर्भाधान विधि बताई है तब सुश्रुत आचार्य ने बहुत ही सिंपल तरीके से इस उदाहरण को समझाया है। ध्रुवम चतुर्णा सानिध्यात गर्भम स्यात् विधि पूर्वकः ऋतु क्षेत्र अंगो बीजानां सामग्रयात् अंकुरो यथा। मतलब इसे ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज इन 4 चीज़ों को गर्भ संभव सामग्री बताया है। मतलब जैसा यथा लोके तथा देहे जो एक सिंपल सा नियम है, मतलब जो इस यूनिवर्स में है वो ही हमारे शरीर में है। यदि यहाँ पे मान लिया जाए कि गर्भाधान यानी गर्भधारणा का संबंध बीज के अंकुरित होने से है, तो उसके लिए यह अनिवार्य है कि बीज यानी स्त्री बीज यानी ओवम और शुक्राणु यानी स्पर्म्स, इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ओव्यूलेशन राइट टाइम पे होना चाहिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि पीसीओडी में होता है, अनओव्यूलेटरी साइकिल में होता है, अगर शुक्राणु यानी सीमेन एनालिसिस में कोई त्रुटियां है, एएमएच जो हार्मोन होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, अगर इसकी वैल्यू बहुत ही लो है तो बीज का जो अंकुरण है यानी गर्भ निर्मिति है उस पर ये असर डालता है। क्षेत्र यानी जो फर्टाइल जमीन होती है उसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, एंडोमेट्रियल की जो लाइनिंग होती है उसकी जो थिकनेस होती है उससे हम इसका संबंध लगा सकते हैं। इम्प्लांटेशन होने के लिए हमें क्या चाहिए, एंडोमेट्रियल की जो थिकनेस होती है वो नॉर्मल होनी चाहिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, अगर वो लाइनिंग अच्छे तरीके से नहीं बढ़ रही है, अगर गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स हैं नहीं, तो कई बार IUI, IVF जैसी जो टेक्निक्स हैं वो भी फेल हो जाती है। तीसरा घटक जो गर्भ संभव सामग्री में मैंने बताया था वो है अंबु। अंबु मतलब पानी यानी जल का प्रमाण या पोषण होना, बहुत ही अच्छे से पोषण होना जरूरी है। ये जो पानी है उसका संबंध हम किससे लगा सकते हैं, हम जो भी अन्न खाते हैं, आहार लेते हैं, उसके पचन होने के बाद उससे जो रस धातु की निर्मित होती है वो क्या काम करता है, हमारे शरीर में जो भी छोटी छोटी सेल्स रहती है, कोशिकाएं रहते हैं, उनका वो जाके वहाँ पे पोषण करती है। और अगर हमारे शरीर में ये मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है वो सही ढंग से चल रही है तो ही हमारे शरीर की जो प्रणालियाँ हैं, अलग अलग जो प्रणालियाँ हैं, सिस्टम्स हैं, वो अपना अपना काम सही ढंग से कर पाती है। स्त्रियों के और पुरुषों के शरीर में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारे शरीर का ही एक अविभाज्य घटक है, इसलिए उनका कार्य सही तरीके से होने के लिए हमारी जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से होना बहुत ही आवश्यक है। गर्भ संभव सामग्री में जो चौथा फैक्टर है वो है ऋतु। ऋतु मतलब जो ओव्यूलेशन का पीरियड है। मैंने शुरुआती पे बांझपन की जो व्याख्या बताई थी, डेफिनेशन बताई थी, वहाँ पे मैंने बोला था कि सही अवसर जानकर सही समय पर अगर स्त्री और पुरुष ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो गर्भधारणा में विफल हो रहे हैं तो हम इसे बांझपन कहते हैं। तो ये जो सही समय या जो सही अवसर होता है उसका कोरिलेशन हम यहाँ पे ऋतु के साथ कर सकते हैं। तो जनरली जो वुमेन्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की या 38 डेज की मैक्सिमम होती है, और अगर ये साइकिल नियमित रूप से उनको आ रही है, उनका मासिक धर्म 28 से 30 दिनों के बीच में आ रहा है, तो उनका ओव्यूलेशन पीरियड भी 12 से 14वें दिन में होता है। यानी ओव्यूलेशन यानी बीज का जो रप्चर होने की जो प्रक्रिया होती है वो इस समय पे होनी बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही ये जो ऋतु बोला है इसमें हमें वो जो कपल होते हैं उनका एज फैक्टर भी हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज, इनको हम गर्भ निर्मिति से कैसे कोरिलेट करते हैं इसके बारे में मैंने आज आपको यहाँ पे बता दिया है। लेकिन प्रैक्टिकली
इनफर्टिलिटी या वंध्यत्व में जो समस्याएं सामने आती है आजकल, उसमें सबसे पहले आता है अनओव्यूलेशन, यानी स्त्री बीज की निर्मिति अच्छी तरह से ना होना या अंडे का रप्चर ना होना, उसमें ओवेरियन सिस्ट बनना, हिमरेजिक सिस्ट बनना, कॉम्प्लेक्स सिस्ट बनना, ऐसी जो बीमारियां हैं वो कॉमनली आज हम देखते हैं। साथ ही पीसीओडी या पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। साथ ही जो फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय नलिका है, अगर उसमें तरह तरह से ब्लॉकेजेस दिखाई देते हैं विभिन्न कारणों से, वो भी एक महत्वपूर्ण रीज़न आजकल हमें बहुत बार दिखाई देता है। थायराइड का डिसफंक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस, एंडोमेट्रियोसिस, एडेजन्स, ये बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी ओर हमें ध्यान देना पड़ता है। साथ ही पुरुषों में जैसे कि ओलिगोस्पर्मिया यानी शुक्राणुओं की संख्या का कम होना, टेराटोजूस्पर्मिया यानी उनकी जो मोटिलिटी रहते हैं उनमें इश्यूज होना, या अजूस्पर्मिया यानी सेमेनल फ्लूइड में शुक्राणुओं की अनुपस्थिति, ऐसे बहुत सारे कारण वजह से गर्भधारणा में प्रॉब्लम्स आजकल हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जब आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखते हैं, विचार करते हैं बांझपन का, तो हमें इन सारी चीज़ों का विस्तृत रूप से ध्यान देना पड़ता है। इन सारी चीज़ें देखने के बाद ही अगर डायग्नोसिस अच्छी तरह से होता है, मतलब निदान पता चलता है, तो ही ट्रीटमेंट का प्लानिंग हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो ही आगे जाके गर्भधारणा हो सकती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आयुर्वेद गर्भधारणा की ये जो प्रक्रिया है, इसको हम उसको देखते हैं, कैसे हम उसको सोचते हैं। तो ये जो मनुष्य जाति है वो हमारे इस प्रकृति का एक विभिन्न अंग है। आज हम इस तथ्य को भूल रहे हैं और इसी के कारण आज निसंतानता यानी इनफर्टिलिटी जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा कि आज हर 5 में से एक कपल इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है, इनफर्टिलिटी का सामना उसको करना पड़ रहा है। 1 साल तक अगर आप कंटिन्यूसली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो ज़रूर अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें, अपनी सारी टेस्ट करवाएं और इससे इलाज लें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स तक पहुंचाएं, ताकि वो अपनी समस्या से छुटकारा पा सके। धन्यवाद।